बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं अपने बायोलॉजी के 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 के लास्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और चूँकि चैप्टर बहुत शॉर्ट चैप्टर है, इस वजह से इसके सिर्फ 3 लेक्चर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, मेरे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाएं और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दे दें। तो आइए शुरू करते हैं, जो कि अहम टॉपिक है और टॉपिक का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग के मराहल। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये एक डेमो यूँ समझ लो कि ये बताया गया कि किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंसदान कर रहे हैं। और मैं जब इस मेथड को देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि आखिर साइंसदानों ने ये किया तो कैसे किया, कैसे इतनी सालों की रिसर्च के बाद ये चीज़ हासिल हुई है कि वो बैक्टीरिया जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आता, सिर्फ उसे माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, उसी के ऊपर साइंसदानों ने रिसर्च करके उसी बैक्टीरिया को खोल कर रख दिया, उसी के अंदर के हिस्से इस्तेमाल करके अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो बेटा बात करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के मराहल कौन कौन से हैं। सबसे पहले बेटा बात आ जाती है दिलचस्पी के जीन को अलहदा करना, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं यहाँ पे पहले कहूँगा कि दिलचस्पी के जीन की पहचान करना। फर्ज करें बेटा कि अगर इंसुलिन फॉर्मेशन की बात करूँ कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि पहले ज़माने में जो शुगर के डायबिटीज़ की पेशेंट होते थे उन्हें जानवरों के जिस्म की इंसुलिन लगाई जाती थी, लेकिन आज अब मेडिकल स्टोर्स पे आपको इंसान की बनी हुई यानी इंसानी इंसुलिन जो है वो मिल जाती है। कैसे हुआ ये कि बेटा मैंने आपको बताया था कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उसमें इंसुलिन बनाने वाले जीन्स की आइडेंटिफिकेशन भी कर ली गई कि इंसान के जो 46 क्रोमोसोम होते हैं इनमें कौन सा क्रोमोसोम है जिसके ऊपर इंसुलिन बनाने वाला जीन मौजूद है। अब साइंसदानों ने जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया तो उन्होंने इंसानी इंसुलिन का जीन जो है वो दरियाफ्त कर लिया, उसको मतलब उसकी लोकेशन उन्होंने मालूम कर ली। अब करना ये है कि हमने इंसान के उस सेल में से उस नंबर वाले क्रोमोसोम को अलग करके उसमें से जहाँ पर इंसुलिन बनाने का जीन मौजूद है उसको वहाँ से हमने अलग करना है। पहला टारगेट ये है, और वही जो जीन होगा हम उसे अपना दिलचस्पी का जीन कहेंगे। तो पहले स्टेप में हमें दिलचस्पी के जीन को अलहदा करना होगा। दिलचस्पी के जीन को अलहदा करने के लिए ये डायग्राम दी गई है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इंसानी सेल है। ये क्या है बेटा? इंसानी सेल। इंसानी सेल में हमने इंसान के जो क्रोमोसोम हैं उसका डीएनए, उसमें से डीएनए लेकर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो डीएनए इसकी इस जगह पर जो है वो हमारा दिलचस्पी का जीन है, जिसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या करना है बेटा? अलग करना है। किससे? डीएनए से। तो बेटा यहाँ पर हम दो तरह के एंजाइम इस्तेमाल करते हैं जो कि इस यानी जीन को काटने, जोड़ने, मुरम्मत करने में इस्तेमाल होते हैं। वो दो तरह के जीन कौन से हैं बेटा? एक जीन जो है बेटा, एक है एंडोन्यूक्लियेज, इसको पूरा नाम बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज भी कहते हैं। दूसरा है लाइगेज। लाइगेज जो है बेटा, अब दोनों का फर्क याद रखना है आपने कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, कैंची, मॉलिक्यूलर कैंची, यानी ये हमारे दिलचस्पी के जीन को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आ जाता है लाइगेज। लाइगेज को हम अपने दिलचस्पी के जीन को वेक्टर के अंदर जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सा मैं आपको यूं बताऊं कि
जब हम अपने दिलचस्पी के जीन को अलहदा कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर रिसेक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को इस्तेमाल करके अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला वो अलग कर लेते हैं। अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है बेटा वो अलग हो गया है। जब जीन ऑफ इंटरेस्ट अलग हो गया है, अब हमें एक वेक्टर चाहिए। वेक्टर कहते हैं वो चीज़ जो किसी चीज़ को एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल करे। गाड़ी चाहिए, व्हीकल चाहिए जो हमारे किसी मतलब टारगेट को एक जगह दूसरी जगह ले जाए। तो उसमें जो वेक्टर होते हैं बेटा वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड हैं जिसके जरिए हम दिलचस्पी के जीन को मुंतकिल कर सकते हैं। तो बेटा हमने इधर जो वेक्टर इस्तेमाल किया है वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया है। बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक तो इधर क्रोमोसोम होती है, एक्स्ट्रा होता है जो सर्कुलर होता है, गोल होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, तो इसको हमने इस्तेमाल किया अपने दिलचस्पी के जीन को जोड़ने के लिए। फिर हमने क्या किया कि जो वेक्टर है, जो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैं लिख दूं प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है इसको हम वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे कि इसमें से हम इसका एक हिस्सा रिमूव कर देंगे एंडोन्यूक्लियस के जरिए। ये देखिए अब इसका एक हिस्सा रिमूव हो गया है। फिर हमने क्या किया, इंसानी सेल के दिलचस्पी के जीन को एंजाइम लाइगेज के जरिए इसी वेक्टर के साथ जोड़ दिया, इसी प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। अब हुआ क्या, ये तीसरा स्टेप है, यानी इसमें हुआ क्या, ये अभी दूसरा चल रहा है। इसमें हुआ क्या, अब देखिए कि अब इसी डीएनए के अंदर एक बैरूनी जो डीएनए है वो जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ये क्या है, जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये ओ अभी नहीं लिखेंगे, ये अभी क्या हो गया है इसके अंदर, सॉरी मेरे ख्याल में ये टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होगी, हम इसे कहेंगे रिकम्बिनेंट, यानी रिकम्बिनेशन होगी। अब यहाँ पे कैसे रिकम्बिनेशन होगी है, क्योंकि ये जो पहले जीन की तरतीब थी अब इंसानी जीन लगा देने की वजह से अब इसकी तरतीब जो है वो बेटा चेंज हो गई है। जब इसकी तरतीब चेंज हुई है तो हम कह सकते हैं कि ये जेनेटिकली रिकम्बिनेशन है, ये नया रिकम्बिनेशन बन चुका है, जीन की नई तरतीब बन चुकी है। फिर हम क्या करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए को मेजबान में मुंतकिल कर देंगे। अब मेजबान हमारा क्या है, यही बैक्टीरिया है। अब यही प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर होता है, तो हम क्या करेंगे, इसी प्लाज्मिड को जो कि रिकम्बिनेंट हो चुका है इसको बैक्टीरिया के अंदर मुंतकिल कर देंगे, मेजबान के अंदर मुंतकिल कर देंगे। ये वेक्टर है, ये होस्ट है, इसके अंदर हमने मुंतकिल कर दिया। अभी एक जो ऑर्गेनिज्म है आपको ये नजर आ रहा है, ये मुकम्मल ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर अब चेंज शुदा डीएनए आ चुका है, तो हम इसे हम कहेंगे कि ये विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार है। यहां पर हम फिर टर्म यूज करेंगे जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, कौन, ये बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आप गौर करें कि ये बैक्टीरिया जब अपनी तादाद बढ़ाएगा, अपनी नस्ल बढ़ाएगा, तो जब ये अपनी नस्ल बढ़ाता है तो ये इसके डॉटर जो है वो बैक्टीरिया हैं, तो इसके अंदर वही वाला प्लाज्मिड होगा जिसके अंदर जीन तब्दील शुदा है, इसके अंदर भी वही वाला होगा जिसके अंदर जीन तब्दील शुदा है। जब बैक्टीरिया इसी तरीके से अपनी तादाद को बढ़ाता जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से बढ़ता जाएगा, उसके नतीजे में हमने इसके अंदर जो दिलचस्पी का जीन डाला था वही प्रोडक्ट भी ये साथ साथ बनाता जाएगा, यानी अपने सभी बढ़ाता जाएगा और वो प्रोडक्ट भी बनाता जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि जब ये अब हमने इसके अंदर इंसानी सेल का जीन जो जीन डाला है वो इंसुलिन वाला डाला है। जब ये बैक्टीरिया अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देगा तो तादाद के बढ़ने के साथ साथ हमारा मतलूबा प्रोडक्ट यानी इंसुलिन वो भी साथ साथ बनती जाएगी, और जब इंसुलिन बनती जाएगी तो फिर हम इसमें से इंसुलिन को अलग कर लेंगे और बैक्टीरिया को मजीद अपने काम के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक जानदार को इंसानी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, यानी लास्ट में जो आखिरी स्टेप है पांचवा कि जीन का काम करना। जीन का काम यही होता है कि जो हमने जीन डाला वो यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाए, यहाँ पे शो हो जाए, अपने असरा जाहिर कर दे,
और जब इंसुलिन बनती है तो हम समझते हैं कि अब इंसानी जीन जो है वो अपना असर दिखा रहा है। उम्मीद है बेटा आपको ये सारा क्लियर होगा। किसी एक दो जगह पे ये कन्फ्यूजन हुई है तो मेरी वीडियो को रिपीट करके देखेंगे ना तो फिर वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मोबाइल पे आप मेरा लेक्चर देख रहे होते ना तो फिर मोबाइल पे मेरी जो स्क्रीन मतलब मोबाइल स्क्रीन को लैंडस्केप में ले आया करें तो स्क्रीन फुल हो जाएगी और आपको जो लफ्ज हैं वो भी वाज़ेह तौर पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बेटा इसमें है कि अगला टॉपिक आपकी 10th की बुक में है कि बायोटेक्नोलॉजी के कारहाय नुमाया, तो वो बहुत सारे कारहाय नुमाया जो ऐसे लिखना और ये वो ईजी है पढ़ने में, वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है बेटा लास्ट में सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन बेटा ये वो इनकलाब है साइंस की दुनिया में जो पूरी दुनिया में खुराक की कमी को खत्म कर देगा। साइंसदान मुसलसल रिसर्च में लगे हुए हैं कि चलो अभी अभी दुनिया की आबादी कम है, आज से अभी ये 2023 चल रहा है तो 3000, 4000, 5000, उसके बाद तो दुनिया की आबादी इतना हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी कि फिर दुनिया की खुराक की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने फिर एक तरीका दिया कि सिंगल सेल प्रोटीन को इस्तेमाल किया जाए। सिंगल सेल प्रोटीन दरअसल जिसमें एल्गी, फंजाई या बैक्टीरिया ये सारे सिंगल सेल हैं, इनको इस्तेमाल करके एंजाइम और दूसरे फर्मेंटेशन के अमल फर्मेंटर को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि जहाँ पर ये जो फसलों में खादें दी जाती हैं, स्प्रे दी जाती हैं, ये इनको खाते हैं, ये वाले एल्गी वगैरह, तो उसके नतीजे में ये प्रोटीन बनाते हैं और ये प्रोटीन हमारी इंसानियत के फायदे के लिए उसमें हम अपनी ग़िज़ा को पूरा कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि अगर 50 किलो है, तकरीबन 50 किलोग्राम अगर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनको इस्तेमाल किया जाए तो 24 घंटे में ये 250 टन प्रोटीन हमें फराहम कर सकते हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी ग़िज़ा हमें हासिल हो सकती है। तो सक्कर मिशू एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सिंगल सेल प्रोटीन दरियाफ्त की और उनकी इस अचीवमेंट को पूरी दुनिया में माना गया कि ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है फ्यूचर में ये दुनिया की खुराक की कमी को पूरा कर सकती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला, कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे टॉपिक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, तो कमेंट्स में भी आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।